ईटीएफ्स के बारे में अगर कुछ भी समझना है 2026 में तो ये वीडियो काफी है। चलिए शुरू करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट के साथ। इंडिया में अभी केवल 2.2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं जो ईटीएफ्स होल्ड करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स 10 करोड़ से ज्यादा है। मतलब ईटीएफ का सीक्रेट अभी भी 80% इंडियंस को नहीं पता है। और जो लोग ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनका रिटर्न जान के हैरान हो जाओगे। लास्ट 5 साल का उनका एवरेज 14.8% का सीएजीआर है इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में, जो कि सेम इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं। ईटीएफ इन्वेस्टर्स ने एक्सपेंस रेशियो में 0.3% से 0.7% बचाया है लास्ट 5 सालों में हर साल। लगता है ये छोटी सी चीज दिखती है, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से देखते हैं तो इसको इस हिसाब से देखो, 10 लाख रुपए 20 साल में सिर्फ 0.5% ज्यादा रिटर्न के साथ 7 लाख एक्स्ट्रा बन जाता है, केवल 0.5 एक्स्ट्रा से सीधा आपके पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा आता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से ईटीएफ जो कि होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को डिकोड करूंगा कि 2026 में इंडिया का सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल कौन सा है, क्यों है, कैसे काम करता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, कैसे लेना चाहिए, सारी चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर लाइक कर दीजिए अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आते हैं, और कमेंट्स में ईटीएफ लिख दीजिएगा अगर आप अगले वीडियो में या आने वाले वीडियोस में जानना चाहते हो मेरा फेवरेट ईटीएफ कौन सा है। सबसे पहले हम समझते हैं अब ईटीएफ होता क्या, सिंपल लैंग्वेज में समझो। म्यूचुअल फंड को तो आप सभी जानते होंगे, आप पैसे देते हो, फंड मैनेजर लेता है, फिर उसके बाद उस पैसे से वो स्टॉक्स खरीदते हैं और उससे आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन ईटीएफ थोड़ा सा अलग होता है। ईटीएफ ही एक बास्केट ही होता है, स्टॉक्स का होता है, बॉन्ड्स का होता है, गोल्ड का होता है, ये किसी या फिर किसी एसेट क्लास का होता है। लेकिन ये बास्केट स्टॉक एक्सचेंज पे डायरेक्टली ट्रेड होता है, मतलब एनएससी या बीएसई पे बिल्कुल जैसे कोई शेयर ट्रेड होता है वैसे ईटीएफ ट्रेड होते हैं। निफ्टी 50 ईटीएफ को एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ईटीएफ एग्जैक्टली वही 50 स्टॉक्स होल्ड करता है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है, सेम वेटेज में, एग्जैक्ट सेम वेटेज में। जब निफ्टी उठेगा तो ईटीएफ भी उठेगा, जब निफ्टी गिरेगा तो ईटीएफ भी गिरेगा। सिंपल। इधर कोई फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन नहीं होता, कोई एक्टिव बेटिंग नहीं होती कि रिलायंस में शेयर बढ़ा दिया, एचडीएफसी में घटा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्योर मार्केट की ट्रैकिंग होती है, और इसलिए ईटीएफ को हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। क्या कहते हैं? पैसिव इन्वेस्टिंग। और 2026 में इंडिया में ईटीएफ यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया है, यह आप सुन के चौंक जाओगे। एमफी के डेटा के मुताबिक इंडिया में अभी 200 से ज्यादा ईटीएफ्स लिस्टेड है। जी हाँ, सही सोच रहे हो, 200 से ज्यादा ईटीएफ्स। इक्विटी ईटीएफ्स है, डेट ईटीएफ्स है, गोल्ड ईटीएफ्स है, सिल्वर ईटीएफ्स है, इंटरनेशनल ईटीएफ्स है, सेक्टरल ईटीएफ्स है। ये तो कैटेगरीज है, इसके अंदर टोटल इतने ज्यादा ईटीएफ्स लिस्टेड है। टोटल ईटीएफ का एयूएम क्रॉस कर चुका है 7.5 लाख करोड़, जो 2021 के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। कितना? 4 गुना। ये कोई ट्रेंड नहीं है, रेवोल्यूशन है। आप समझो इस बात को। अब सबसे बड़ी चीज है, 2026 में ईटीएफ को देखें क्यों, क्यों हमको देखना है 26-27 में। कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई म्यूचुअल फंड तो है ही, ईटीएफ की क्या जरूरत है। वैलिड सवाल है आप लोगों का, लेकिन जवाब में डेटा है। पहली बात अगर मैं करता हूं तो कॉस्ट। रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है 0.8% से लेके 2% तक। एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स को अगर आप देखते हैं म्यूचुअल फंड में, तो उसमें एवरेज कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो का मोटा मोटी 1.5% तक जाता है। एचडीएफसी, टॉप 100, एक्सिस ब्लू चिप, इनके डायरेक्ट प्लान्स भी कहीं ना कहीं 0.5 से 0.8% चार्ज करते हैं। और ईटीएफ ही देखो, निफ्टी 50 ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कितना है? 0.02% टू 0.07%। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 0.1% से भी कम। ये डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन 50 लाख के पोर्टफोलियो पे 20 साल में ये डिफरेंस 20 लाख से ज्यादा हो जाता है, जस्ट चार्जेस देते देते। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ का पोर्टफोलियो सिंपल सा डेली अपडेट होता है, आपको एग्जैक्टली पता होता है आपके पास किस कंपनी का कितना एक्सपोजर है। म्यूचुअल फंड सिर्फ महीने में एक बार पोर्टफोलियो अपना अपडेटेड वाला डिस्क्लोज करते हैं, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग वेट करते हैं कि कब अपडेट होगा और हम हर जगह उस पर कंटेंट बनाएंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर ईटीएफ कहीं ना कहीं खरा उतरता है, ट्रांसपेरेंसी उसकी डीएनए में। तीसरी बात, इंट्राडे के दौरान ही लिक्विडिटी रहती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सिर्फ एंड ऑफ द डे एनएवी जो होता है उस पर बाय सेल होता है, लेकिन ईटीएफ मार्केट आवर्स में जब चाहे आप खरीद सकते हो। तो इलेक्शन डे पे जब वो ऊपर से नीचे अगर 8-10% गिरता है, आप तब खरीद सकते हो, भले ही एंड ऑफ द डे 5% पे क्लोज हो। म्यूचुअल फंड में आपको -5 पे मिलेगा, इधर आपको -10% पे भी मिल जाता। चौथी बात,
इप्फो फैक्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी है। इंडिया का इप्फो यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हर महीने ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर मैं बात करूं तो इप्फो ने ईटीएफ्स में 23,000 करोड़ 23,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट की अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स अगर ईटीएफ में निवेश कर रही है तो आप खुद देख सकते हैं सरकार का भी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में है। लेकिन क्या ये सारी चीजें काफी है? तो मैं कुछ शॉकिंग चीजें आप लोगों को बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। पहला, बफेट साहब की बात करते, कौन नहीं जानते, दुनिया के लेजेंडरी इन्वेस्टर, ही इज अबव 1995 और आज भी इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट सर ने अपनी विल में लिखा है कि उनके पास जो पैसा है उसका 90% S&P 500 इंडेक्स फंड में चला जाएगा उनके जाने के बाद। इंडेक्स ईटीएफ, यही स्ट्रैटेजी खुद दुनिया के सबसे बड़े लेजेंडरी वॉरेन बफेट सर कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स खुद ट्रेड करते हैं वो इंडेक्स फंड या ईटीएफ्स को सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, इंडिया में एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स में केवल 26% म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 साल में निफ्टी 50 को बीट किया है। मतलब 74% फंड मैनेजर्स निफ्टी 50 ईटीएफ से भी कम रिटर्न दे रहे हैं। आप फी दे के भी अंडर परफॉर्मेंस खरीदते हो। फैक्ट नंबर 3, गोल्ड ईटीएफ एक अलग ही स्टोरी चल रही है। इंडिया में लास्ट 20 साल में गोल्ड ईटीएफ का कैगर CAGR रहा है ऑलमोस्ट 11.2%। फिजिकल गोल्ड में आपको सबको पता है मेकिंग चार्जेस लग जाता है, स्टोरेज कॉस्ट लग जाता है, प्योरिटी का रिस्क हो जाता है, सब झंझट रहती है। लेकिन ईटीएफ में क्लिक करके ही आप गोल्ड खरीद सकते हो, एनएससी पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक और आपको चीज बताता हूं कि ग्लोबल कंटेक्स्ट से देखें तो दुनिया भर में ईटीएफ इंडस्ट्री का AUM 2025 में कितना था पता है? $14 ट्रिलियन से ज्यादा। और चाहे ब्लैक रॉक का आई शेयर बोलो, वैनगार्ड बोलो, ये सारे जायंट्स कहीं ना कहीं ईटीएफ्स में बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। इंडिया भी अर्ली स्टेज में, मतलब अपॉर्चुनिटी विंडो अभी भी बड़ी है। और एक बढ़िया चीज, आप सिप कर सकते हैं ईटीएफ में। बहुत लोग नहीं जानते हैं आप ईटीएफ्स में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जितने भी आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कोई मैं इधर स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उन सब में ईटीएफ SIP अवेलेबल है 2026 में। मंथली मात्र 500 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि भैया फिर ईटीएफ्स पे ध्यान दे क्यों ना? बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब देखिए ईटीएफ के फायदे हम एक एक करके अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला तो लो कॉस्ट हो गया, हाई इम्पैक्ट है। जब कंपाउंडिंग काम करता है तो एक्सपेंस रेशियो का फर्क एक्सपोनेंशियल हो जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ईटीएफ में कॉस्ट इतना कम है कि फंड मैनेजर की अंडर परफॉर्मेंस का रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको ईटीएफ में एक नंबर मिल जाता है। देखिए एक ही क्लिक में आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो, उसका मतलब क्या होता है? आपने जो निफ्टी के 50 कंपनीज है, कैसी कंपनीज? रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, विप्रो, सब में एक ही शेयर की प्राइस में पूरे इंडेक्स को आप खरीद लेते हो, उतने रेशियो में। तीसरा, कोई भी फंड मैनेजर वाला रिस्क नहीं है जो एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है। देखो आप समझो, एक्टिव फंड मैनेजर में लेट्स से कोई स्टार फंड मैनेजर है जिसके रहते रहते आपका म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब मान लीजिए तो वो फंड मैनेजर चेंज हो जाता है और जो अगला फंड मैनेजर आता है वो इतना ताबड़तोड़ नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो कैगर है वो इफेक्ट होने लग जाएगा। वो इस केस में नहीं होता। नेक्स्ट, टैक्स एफिशिएंसी। आपको समझना पड़ेगा टैक्स एफिशिएंसी ईटीएफ्स में। टर्नओवर आप समझो, टर्नओवर उसमें कम होता है क्योंकि एक्टिवली मैनेज नहीं होता, रोज चर्न नहीं होता। मतलब कैपिटल गेन इवेंट जो इधर होते हैं वो आपका इसमें एक्यूमुलेट होता रहता, तो ओवरऑल टैक्स बर्डन भी आपका कम हो जाता है। और इंडिया में एक और एडवांटेज जो मुझे आजकल दिख रहा है वो ये है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है। आप इक्विटी में डाल सकते हैं, आप डेट में डाल सकते हैं, आप गोल्ड में डाल सकते हैं, आप सिल्वर में डाल सकते हैं, इंटरनेशनल ईटीएफ है, फार्मा ईटीएफ है, आप सेक्टर वाइज CPSE ईटीएफ है, PSU बैंक का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, हर चीज का ईटीएफ है। लेकिन इंडेक्स डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे तभी इधर फायदा है। लेकिन आप बोलोगे कि अभिषेक भाई आप फायदे की तो बहुत बात कर रहे हो, नुकसान भी तो कुछ होगा। बिल्कुल नुकसान है। सबसे पहली चीज जो बहुत लोग सुनते नहीं है, बस अंधाधुंध लगाए जाते हैं, ट्रैकिंग एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो बिगिनर्स मिस कर देते हैं। ईटीएफ का काम होता है एग्जैक्टली इंडेक्स को ट्रैक करना, ठीक है। लेकिन कुछ ईटीएफ्स ऐसा नहीं कर पाते। उनका रिटर्न और एक्चुअल इंडेक्स के रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग एरर। अच्छा ईटीएफ वो होता है जिसका ट्रैकिंग एरर मिनिमम होता है। निफ्टी 20 हो गए, SBI निफ्टी 50 हो गया, निपॉन निफ्टी 50 हो गया, इन सब के ना ट्रैकिंग एरर काफी
क्लोज होते हैं, मतलब ये ज़्यादा आपको यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो यूएस में कुछ ईटीएफ्स के साथ 2008-2009 में हो गया था, और इंडिया में भी अगर बहुत बड़ा क्रैश आया तो हो सकता है, वो तो लिक्विडिटी रिस्क छोटे ईटीएफ्स में। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, बड़े ईटीएफ्स जो ऑलरेडी काफ़ी सालों से चल रहे हैं उसमें तो इशू नहीं है, लेकिन थेमेटिक ईटीएफ्स आजकल काफ़ी ज़्यादा निकल गए। डिफेंस का एक ईटीएफ है, इंटरनेशनल का ईटीएफ, इंटरनेशनल में भी चाइना रिलेटेड एक ईटीएफ है। तो मल्टीपल ये जो ईटीएफ्स है, इसमें इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं बनी। देखिए, अभी तो अपन एक बुल फेज में है, बहुत पार्टिसिपेशन है, ठीक है, लेकिन अचानक से अगर मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट जाने लगता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो जाता है। तो इमरजेंसी में अगर आपको बेचना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत यूनिट, तो आपको नुकसान वहाँ पर झेलना पड़ेगा। दैट इज अनदर थिंग। नेक्स्ट है, डीमैट अकाउंट कंपलसरी हो जाता है। देखो, म्यूचुअल फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट ना भी होना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ईटीएफ्स के लिए आपको एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। ये एक्स्ट्रा स्टेप कुछ लोगों के लिए बैरियर बन जाता है, लेकिन ऑनेस्टली 2026 में केवाईसी आराम से 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है। मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 10 मिनट में हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा बैरियर आप लोगों को नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट, आपको समझना पड़ेगा कि आउट परफॉर्मेंस ईटीएफ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बना ही ऐसा है कि ये इंडेक्स को ही कॉपी करने वाला है। तो आप खुद ही सोचो, अगर कोई एसेट क्लास है जो क्लियरली इंडेक्स को कॉपी करेगा, तो वो उससे ओवर ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ से देगा? तो इसका मतलब अगर निफ्टी 12% का रिटर्न देगा, तो ईटीएफ भी मोटा-मोटी 11.5-12 के आसपास ही देगा। मतलब मैं एक्सपेंस रेशियो हटा के बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो दे ही नहीं पाएगा। लेकिन एक्टिव फंड्स में थोड़ा-सा चांस होता है कि आप सरपास कर लो, अगर सही मैनेजर, सही चीज़, सारी चीज़ें आपने पकड़ ली। एक और है साइकोलॉजिकल ट्रैप। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की फैसिलिटी होने की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स ईटीएफ को स्टॉक की तरह ट्रेड करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म वाला व्हीकल है। ये ऐसा नहीं है कि आज लिया फिर बेचा, आज लिया फिर बेचा। आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे में अगर आप ईटीएफ ट्रेड करोगे तो वही ब्रोकरेज, एसटीटी, बहुत सारा इम्पैक्ट कॉस्ट पड़ जाएगा, जिसके चक्कर में आपका डिसिप्लिन भी टूट जाएगा, और एट द एंड आप जितना नहीं कमाओगे उससे ज़्यादा कंपनियां कमा लेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, ईटीएफ के बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो लाइक्स में कंजूसी मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ईटीएफ का यही होता है, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आप कैसे बनाओगे 2026 में। मैं एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं जो आपको ध्यान रहेगा, उसको कहते हैं कोर प्लस सैटेलाइट मॉडल। कोर पोर्टफोलियो में 70% का एलोकेशन होना चाहिए, 70% का एलोकेशन होना चाहिए। ये पोर्टफोलियो की नींव है, इसमें वोलैटिलिटी नहीं होनी चाहिए। आपका कोर 3 चीजों से बनता है। कौन सी चीजों से? एक तो निफ्टी 50 का कोई एक ईटीएफ होना चाहिए, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा 40% इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यहां पर है। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ये कंपनीज भी ग्रो करेंगी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म वेल्थ का ये बेस बनेगा। तो यहां पर आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास निफ्टी के ईटीएफ्स हैं, बैंक के ईटीएफ्स हैं, प्राइवेट बैंक के ईटीएफ्स है, ये आप ध्यान सकते हो। फिर दूसरा आपके पास आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ, जिसको आप 20% अपने पोर्टफोलियो पे एलोकेशन दे सकते हो। हिस्टोरिकल अगर सीएजीआर आप देखते हो तो इसका 14 to 15% रहा है, जो कि निफ्टी 50 से ज्यादा रहा है। थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी पावरफुल है। कमोडिटीज का साइकिल हमें बीच में चलता हुआ दिखा था, तो आप गोल्ड ईटीएफ पे भी करीब करीब 10-15% का एक्सपोजर रख सकते हो। अगर आपको समझना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे मिडिल ईस्ट का हो गया, यूक्रेन का हो गया, यूएस चाइना हो गया, ये सब बढ़ ही रहे हैं, तो आपके कोर पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गोल्ड इनका होना चाहिए। नाउ रेस्ट 30% सैटेलाइट पोर्टफोलियो। यहां पर आप थेमेटिक बेट्स ले सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो 70% आपके सेफ बेट्स हो गए, 30% रिस्की हो गए। तो वो 30% में आप क्या कर सकते हो? आपके पास डिफेंस ईटीएफ है, फार्मा ईटीएफ है, हेल्थ केयर के ईटीएफ है, मल्टीपल थीम बेस्ड, कि भाई ये वाला सेक्टर आने वाले समय पे चल सकता है, ये वाला एरिया आने वाले समय पे चल सकता है। एफएमसीजी ईटीएफ चल सकते हैं, तो मैं एफएमसीजी ले सकता हूँ। वहां पर आप लोग एक थोड़ा सा एलोकेशन कर सकते हैं अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में। 10% एलोकेशन आप इंटरनेशनल ईटीएफ पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, आप समझो, रुपी डेप्रिसिएशन का रिस्क अगर आपको हेज करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप किसी प्रकार से यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, फैंग रिलेटेड स्टॉक, इन सारी चीजों में आप डाल सको। अच्छी बात यह है कि अब भारत में भी इस तरह के ईटीएफ्स इंट्रोड्यूस हो गए, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखिए, डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना ही चाहिए, और उसके लिए आप करीब करीब, अगर आपको थोड़ा सा आज के टाइम पे फाइनल चीज जो आप थोड़ी वोलैटिलिटी को झेल सकते हो, तो 5-6% आप सिल्वर ईटीएफ भी रख सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, सोलर पैनल्स में लग रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लग रहा है, सेमीकंडक्टर्स में लग रहा है, सब में सिल्वर यूज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गोल्ड के कंपैरिजन में अभी भी मुझे अंडर वैल्यूड लगता है। लेकिन याद रखिए, मैं लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि आप जाके सीधे उतर जाओ। तो अब
थ्योरी तो हमने थोड़ी समझी है, प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं सारे ले डाउन कर देता हूँ, सारे स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। बहुत सारे ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर है, बहुत बढ़िया। मेरा ये एडवाइस रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म खेल रहे हो तो एक फुल टाइम ब्रोकर लो रादर देन डिस्काउंट ब्रोकर। दूसरा, ईटीएफ चूज करते वक्त तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो ध्यान रखो। पहला, एक्सपेंस रेशियो लो होना चाहिए। दूसरा, ट्रैकिंग एरर मिनिमम होना चाहिए। और तीसरा, एयूएम एटलीस्ट 800,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। तब जाके आपको एक लगेगा कि हाँ ठीक है, एक डिसेंट जगह है जहां पर मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ। स्टेप 3, आप कहीं ना कहीं लमसम इधर नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम करना मार्केट कब उसका टॉप बन गया कब बॉटम बन गया सबके लिए आसान नहीं होता, डिफिकल्ट होता है। आप एसआईपी करोगे, यहां पर मंथली फिक्स्ड अमाउंट यहां पर फिक्स करोगे, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग तभी तुम्हारे फेवर में काम करेगी। नेक्स्ट स्टेप होगा रीबैलेंसिंग। साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो आप चेक करोगे, अगर गोल्ड ईटीएफ 10% से बढ़ के 18% हो गया है तो थोड़ा सा वहां पर सेल करके इक्विटी में शिफ्ट कर दो। आपको इसी प्रकार से बैलेंस करना पड़ेगा। एंड फाइनल स्टेप जो आपके लिए होगा, जब भी आप एक ईटीएफ का सुंदर सा पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको XIRR ट्रैक करना होगा। आप एक्सेल ले सकते हो, या तो आजकल इतने सारा एआई आ गया उसके थ्रू एक पोर्टफोलियो ट्रैकर बना सकते हो। और उसमें सिर्फ ये मत देखो कितना उठा कितना गिरा, एक्चुअल रिटर्न्स मेजर करो कि एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद कितना आपका बन रहा है। देखो ईटीएफ ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इन्वेस्टिंग है। और ये कहता है सिंपल इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट। बफेट साहब ने जो कहा, डू नॉट लुक फॉर द नीडल इन द हे स्टैक, जस्ट बाय द हे स्टैक। मतलब निफ्टी 50 ईटीएफ वही हे स्टैक है। 2026 में इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, हम सबको पता है। जीडीपी करीब करीब 6 से 7% के बीच में प्रोजेक्टेड है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स धीरे धीरे करके स्ट्रांग हो ही जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अभी पैसे नहीं लगा रहे, लेकिन घूम फिर के एफआईएस जितने बाहर गए हैं वो घूम फिर के, वो क्या बोलते हैं, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, वही होने वाला है आने वाले सालों में। तो इस ग्रोथ का बेनिफिट उठाना चाहते हो बिना स्टॉक पिकिंग के, तो ईटीएफ एक बहुत अच्छा विकल्प है। कमेंट्स में आप जरूर बताओ क्या आप लोग ईटीएफ में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।